गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ग्रोइंग अप, रिटन बाय जॉयस कैरी। अभी तक हमने इससे पहले टोटल 3 स्टोरीज पढ़ ली है। द मॉडल मिलनेयर बाय ऑस्कर वाइल्ड, अ कप ऑफ टी बाय कैथरीन मैन्सफील्ड एंड द मदर बाय सोमरसेट मॉगम। आज हम चौथा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। वैसे इसके कुछ थोड़ा सा पार्ट मैंने पढ़ा दिया है, लेकिन कुछ स्टूडेंट उसमें मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से मैं ये पूरा पार्ट शुरू से वापस करवाने जा रहा हूँ। ये जो पार्ट है ग्रोइंग अप, ग्रो अप का मतलब है बड़े होना, मैच्योर होना। और इस पार्ट के अंदर जो मानव का जो विकास होता है, शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक जो विकास होता है, मेंटली जो मैच्योरिटी आती है, उसके बारे में बताया गया है। इसके अंदर 2 लड़कियां हैं, एक का नाम जेनी है, एक का नाम कैट है। जेनी 12 साल की है, कैट 13 साल की है। उनके पिताजी का नाम रॉबर्ट क्विक है, जो एक बिजनेसमैन है, और उनकी माँ जिसको मिसेज क्विक के नाम से बुलाया जाता है। रॉबर्ट क्विक 52 ईयर्स ओल्ड है। और इस कहानी के अंदर जब रॉबर्ट क्विक व्यापार के सिलसिले में बाहर जाता है और काफ़ी दिनों बाद जब घर आता है, तो वो देखता है कि उसकी बेटियों का व्यवहार बदला हुआ है, उनके व्यवहार में परिवर्तन आ गया है। एकदम तो उसको झटका लगता है, क्या हो गया। फिर धीरे धीरे उसको समझ में आता है कि मेरी बेटियों के व्यवहार में ये कोई अचानक बदलाव नहीं आया है, बल्कि ये तो प्रकृति का नियम है कि जैसे जैसे आदमी बड़ा होता है, ग्रो अप होता है, मैच्योर होता है, उसका व्यवहार धीरे धीरे विकसित होता है। हम इस पूरे पार्ट को पढ़ेंगे तो हमें पूरा समझ में आ जाएगा। तो हम शुरू करते हैं। रॉबर्ट क्विक कमिंग होम आफ्टर अ बिजनेस ट्रिप। रॉबर्ट क्विक जो इस पार्ट का हीरो है, वो अपने व्यापार के सिलसिले में बाहर गया हुआ था, अब वो वापस घर आता है। फाउंड अ नोट फ्रॉम हिज वाइफ। घर आते ही उसे अपनी पत्नी का एक लेटर मिलता है। सी वुड बी बैक एट 4, जिस पे लिखा हुआ है कि मैं बाहर गई हुई हूँ और शाम को 4 बजे वापस आऊँगी। बट द चिल्ड्रन वर इन द गार्डन, और इसमें यह भी लिखा हुआ है कि बच्चे गार्डन के अंदर खेल रहे हैं। ही टॉस्ड डाउन हिज हैट। रॉबर्ट क्विक अपनी टोपी उतारता है। एंड स्टिल इन हिज डार्क बिजनेस सूट विच ही डिसलाइक वेरी मच, और उसके काला सूट पहना हुआ है बिजनेसमैन की तरह, जो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेड एट वंस फॉर द गार्डन, और जैसे ही पत्नी का लेटर उसको मिला और उसमें लिखा कि मैं शाम को 4 बजे आऊँगी और दोनों हमारी जो बच्चे हैं वो बगीचे में हैं, तो सीधा वो बगीचे में जाता है अपने बच्चों से मिलने। He had missed his 2 small girls। यहाँ एक मज़ेदार चीज़ ये है कि उसके जो बच्चे हैं वो 2 लड़कियाँ हैं, छोटी लड़कियाँ। And looked forward eagerly to their greeting। वो अपनी बच्चियों से मिलने गार्डन में गया और उससे मिलने के लिए उतावला हो रहा था। He had hoped indeed that they might, as often before, have been waiting at the corner of the road to flag the car and drive home with him। एक्चुअली जब भी वो पहले घर आता था तो उसकी बेटियां सड़क पर आ जाती थी और उसकी कार को रुकवा कर उसके अंदर बैठकर उसके साथ घर आती थी। और उसकी आज भी यही इच्छा थी कि काश उसकी बेटियां सड़क पर उससे मिलने आती, कार को फ्लैग करते ना, हाथ को ऊंचा हिलाकर कार को रोकते हैं, तो इस तरह से उसकी कार रुकवा कर उसके साथ अगर घर आती तो उसको कितना आनंद आता है कि अगर कोई माता पिता काफ़ी दिनों से घर आए और बच्चे दौड़कर सामने जाए तो उनको अच्छा लगता है। और ऐसी ही भावना रॉबर्ट क्विक की थी। द क्विक्स गार्डन वाज वाइल्डरनेस। जो रॉबर्ट क्विक का बगीचा था वो बिल्कुल जंगली था। जंगली मतलब उसकी बिल्कुल सफाई नहीं हुई थी। जंगल कैसा होता है, बिल्कुल वैसा था। झाड़ झंकार उगे हुए थे, एक्सेप्ट फॉर ए स्मॉल वेजिटेबल पेच नियर द पॉन्ड एंड वन बेड वेयर मिसेस क्विक ग्रू फ्लावर्स फॉर द हाउस। तालाब के अंदर एक छोटी सी क्यारी बनी हुई थी जिसमें सब्जियां उगाई हुई थी, और एक जो क्यारी थी उसके अंदर फूल उगाए हुए थे, फूल के पौधे थे जो घर के लिए काम आते हैं। इट हैड नॉट बीन टच्ड फॉर ईयर्स। और
इस गार्डन को सालों हो गए रॉबर्ट क्विक ने या उसकी पत्नी ने हाथ तक नहीं लगाया। कहने का तात्पर्य, इसकी बिल्कुल केयर नहीं की, बिल्कुल परवाह नहीं की, छटाई नहीं की, सफाई नहीं की। जैसा प्रकृति में होता है, जैसा जंगल में होता है, वैसा ही ये हो रहा है, अनकंट्रोलेबल। ओल्ड एप्पल वर्स टॉटर्ड ओवर सीडी लॉरेल्स। और पुराने एप्पल के पेड़ थे उस बगीचे के अंदर, और फल लगने की वजह से वो झुके हुए थे। नीचे झाड़ियाँ थी, उनके ऊपर वो मंडरा रहे थे। एंड अनप्रून्ड, अनप्रून्ड यानी जिसकी कटाई नहीं हुई हो, जिसकी छटाई नहीं हुई हो, रोजेस, और बिना छटाई के गुलाब के फूल भी उस बगीचे के अंदर थे। रूइंस ऑफ डहलियाज, डहलिया के पौधों के जो फूल के जो अवशेष हैं बिखरे हुए पड़े थे। एंड डेल्फिनिम्स हंग फ्रॉम ब्रोकन स्टिक्स, और जो नीले रंग के जो दूसरे फूल थे वो भी इधर उधर बिखरे हुए थे। तो बच्चों, ये तीसरा पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर क्विक के गार्डन का वर्णन किया गया है, जो परीक्षा में आता भी है। आगे चलते हैं हम। द ओरिजिनल एक्सक्यूज फॉर दिस नेग्लेक्ट, नेग्लेक्ट यानी लापरवाही, किसी चीज़ का ध्यान नहीं देना, was that the garden was for the children। और जब कोई अन्य व्यक्ति रॉबर्ट क्विक से पूछता है कि भाई तुम्हारे बगीचे की हालत इतनी ख़राब क्यों है, तुम इनकी सफाई क्यों नहीं करते, इसकी छटाई क्यों नहीं करते, इसको सुंदर क्यों नहीं बनाते, तो उनका एक ही एक्सक्यूज़ होता कि भाई साहब ये तो बगीचा तो बच्चों के लिए, हम उसमें जाकर क्या करें। ये केवल उसका बहाना था। दे शुड डू वॉट दे लाइक देयर, जैसा बच्चों को बगीचे में करना होता है वैसा बच्चे करते हैं, हमें क्या लेना देना, हमें तो बिजनेस से मतलब है। तो ओरिजिनल ट्रूथ वाज दैट नाइदर ऑफ द क्विक्स केयर्ड फॉर गार्डनिंग, लेकिन हकीकत ये थी कि ना तो रॉबर्ट क्विक को और ना ही उसकी पत्नी को बगीचे की परवाह थी। बिसाइड्स, बिसाइड्स यानी के अतिरिक्त, अगर इसका एस हटा दे तो के पास में होता है, और बिसाइड्स यानी के अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त मिसेज क्विक वाज टू बिजी विथ फैमिली। एक तो उनका बगीचे के प्रति कोई लगाव नहीं था, साथ ही साथ उसकी जो वाइफ थी मिसेज क्विक थी, वो अपने परिवार के काम में बहुत बिजी थी, इतनी बिजी थी कि वो गार्डन की सफाई में समय नहीं दे सकती थी। काउंसल एंड पेरिस अफेयर, और भी कई काम थे उसके। क्विक विथ इज ऑफिस, और रॉबर्ट क्विक अपने बिजनेस के सिलसिले में बिजी था, अपने ऑफिस में बिजी था। टू गिव टाइम टू हॉबी डेट बोर्ड देम बोथ, इसीलिए उनके पास इतना समय नहीं था कि वो बगीचे की तरफ ध्यान दे, उसकी सफाई करे, उसको सुंदर बनाए। एक्चुअली उनको बगीचे की तरफ कोई ध्यान देना अच्छा भी नहीं लगता था, इसीलिए वो वहाँ ध्यान नहीं देते थे। बट द एक्सक्यूज हैड बिकम ट्रू, लेकिन वो बहाना बनाते थे कि ये तो बच्चों का बगीचा है, इसीलिए हम इसकी सफाई नहीं करते, और वास्तव में ये बहाना सही साबित हो गया, क्योंकि अब इस बगीचे में केवल बच्चे ही रहते हैं, दोनों तो बाहर ही रहते हैं। द गार्डन बिलोंग टू द चिल्ड्रन, बगीचा अब दोनों बच्चों का है। एंड क्विक वॉज इवन प्राउड ऑफ इट, क्विक को बड़ा गर्व था अपने बगीचे के ऊपर। ही वुड बॉस्ट ऑफ हिज वाइल्ड गार्डन, उसे अपने जंगली बगीचे पर गर्व था। जंगली यानी जंगल की तरह उगा हुआ था, ना कि जो है सजा हुआ सवरा हुआ जैसे कि शहरों के अंदर पार्क होता, वैसा नहीं था। सो डिफरेंट फ्रॉम एनी नेबर्स सेव्ड ग्रास एंड कॉम्ड बेड्स, जो उसके आसपास पड़ोसियों के जो बगीचे थे वो सेव्ड थे, साफ कटे हुए थे, छटे हुए थे, लेकिन उसका बगीचा उनसे बिल्कुल भिन्न था, और उसे इस बात पर गर्व था। इट हैड कम टू सीम फॉर हिम अ ट्रायम्फ ऑफ इमेजिनेशन, एंड दिस आफ्टरनून वंस मोर ही फाउंड इट चार्मिंग इन इट्स वाइल्डरनेस, एन ओरिजिनल मास्टरपीस अमंग गार्डन्स। तो उसको अपने बगीचे पर गर्व था कि उसका बगीचा नेचुरल है, और वो बिल्कुल भी कृत्रिम नहीं है। दूसरे लोगों के बगीचे कृत्रिम हैं, काट छांट कर उसकी सुंदरता ख़त्म कर देते हैं, लेकिन मैंने अपने बगीचे को नेचुरल रखा है, प्राकृतिक रूप से रखा है, इसीलिए मुझे इस पर गर्व है। एंड इन फैक्ट विद द सन जस्ट वार्मिंग अप इन मिड में स्लांटिंग स्टेपली पास द ट्रीज, और जब वो बगीचे में गया
तो उस समय मई का महीना था, बीच मई का था। उस समय गर्मी तेज पड़ती है, लेकिन पेड़ पौधों की वजह से सूरज की जो किरणें थी वो सीधी नहीं पड़कर तिरछी पड़ रही थी, क्योंकि पेड़ पौधे बीच में आ जाते हैं। मेकिंग इवन ओल्ड वीड्स शाइन रेड एंड गोल्ड। वीड्स खरपतवार होते हैं जो मुख्य फसल के साथ कचरा होता है, वो सूरज की किरणों के कारण लाल और सुनहरे रंग के रूप में चमक रहे थे। इट हैड द स्पेशल ब्यूटी ऑफ अनटच्ड वुड्स। और उसकी वजह से सूरज की किरणें जब इन खरपतवार पर, इस बगीचे पर गिर रही थी, बगीचा चमक रहा था और बगीचा बड़ा सुंदर लग रहा था, क्योंकि बिल्कुल जंगल की तरह लग रहा था। कभी किसी ने इसको हाथ नहीं लगाया, इसको काटा नहीं, इसको छांटा नहीं, तो बिल्कुल प्राकृतिक लग रहा था। वेयर देयर इज स्टिल, और बिल्कुल शांति थी, स्टिल यानी शांति। इवन अमंग क्लोजली फार्म लैंड्स अ लिटल पीस ऑफ फ्री नेचर लेफ्ट। ऐसा लग रहा था कि प्रकृति की शांतिपूर्ण चीज जगह है जहाँ पर आदमी आराम से रह सकता है। कौन सी जगह? क्विक का बगीचा। अ सजेशन ऑफ द फ्रंटियर प्राइमिवल फॉरेस्ट। ऐसा लग रहा था उसका बगीचा नहीं बल्कि प्राचीन जंगल हो, प्राकृतिक जंगल हो जहाँ सुख शांति और हरियाली हो। अ बिट ऑफ रियल वाइल्ड कंट्री। एकदम वाइल्ड कंट्री की तरह लग रहा था, जंगल गांव की तरह लग रहा था। थॉट क्विक अ टाउन्समैन फॉर हुम द कंट्री वाज अ प्लेस फॉर पिकनिक्स। और ये पिकनिक की जगह की, जैसे पिकनिक के लिए हम कैसे जाते हैं हरियाली जगह पर, तो इसका गार्डन भी पिकनिक मनाए जैसी जगह थी। एंड फेल्ट एट वंस रिलीज्ड एस्केप्ड। और जब वो अपने बगीचे में आया तो उसको बड़ा आराम मिला कि मेरा बगीचा कितना सुंदर है। ही शाउटेड, फिर वो चिल्लाया, हुलो हुलो चिल्ड्रन। हुलो मीन्स हेलो, हेलो बच्चों। देयर वाज नो आंसर। उसने अपने बच्चों को पुकारा क्योंकि उसके बच्चे बगीचे में थे, जैसा उसकी वाइफ ने लेटर के माध्यम से बताया। बट देयर वाज नो आंसर, लेकिन बच्चों का कोई जवाब नहीं आया। ही स्टॉप्ड इन सरप्राइज। अचानक वो आश्चर्य होकर रुकता है। देन ही थॉट, फिर वो सोचता है, दे हैव गॉन टू मीट मी, आई हैव मिस्ड देम। फिर उसको लगता है कि बच्चियां मेरी आवाज़ नहीं सुन रही है, इसका मतलब वो सड़क पर तो नहीं चली गई। हो सकता है उसको पता चल गया हो कि पापा आ रहे हैं और रोज़ की तरह सड़क पर चली गई हो और मेरी कार रुकवा कर कार के अंदर बैठने के लिए उतावली हो, और क्या पता मैं उसको सड़क पर ही छोड़कर यहाँ आ गया हूँ। ऐसे उसके विचार आ रहे थे। एंड दिस गेव हिम बोथ प्लेजर एंड डिस्मे। प्लेजर यानी आनंद, डिस्मे यानी उदासी। अब उसको ये सोचकर कि उसकी बच्चियां सड़क पर उसका इंतज़ार कर रही होगी, ये सोचकर उसको आनंद भी आ रहा था और उसे उदासी भी महसूस हुई। आनंद इसीलिए कि उसकी बच्चियां उससे कितना प्रेम करती है, और उदासी इसलिए कि कहीं वो अपनी बच्चियों को पीछे छोड़ के तो नहीं आ गया। द लास्ट टाइम द चिल्ड्रन हैड मिस्ड हिम 2 years बिफोर। क्योंकि 2 साल पहले ऐसी घटना हो चुकी है। हैविंग गॉन अ माइल डाउन द रोड एंड लैन इन द एम्बुश बिहाइंड। एम्बुश यानी छुपना, बिहाइंड ए हेज, हेज यानी जाड़ी। देयर हैड बिन टीयर्स, टीयर यानी आंसू। दे हैड रिजेंटेड बीइंग सर्च फॉर, सर्च यानी ढूंढना, एंड ब्रॉट होम घर लाना। दे हैड हेटेड, हेट मीन्स नफरत करना। द ह्यूमिलिएटिंग अपमानजनक, फेलियर असफलता ऑफ देयर सरप्राइज। एक्चुअली 2 साल पहले उसकी बेटियां अपने पिता से मिलने सड़क पर गई, झाड़ी के पीछे छुप गई। उनको लगा कि उनके पिता उनको नहीं ढूंढ पाएंगे और वो उनको सरप्राइज़ देंगे, लेकिन उनके पिता उसको ढूंढ लेते हैं और लड़कियों को बड़ा बुरा लगता है और उनकी आंखों में आंसू आ जाता है। तो उसको लगता है कहीं मेरी बेटियां आज भी मुझसे मिलने तो नहीं चली गई, कहीं झाड़ियों के पीछे छुपी हुई तो नहीं रह गई, और हो सकता है मैं उनको पीछे छोड़कर आ गया हूँ। इसीलिए जंगल में वो है, सॉरी यहाँ बगीचे के अंदर हेलो हेलो कर रहा है, लेकिन उसकी आवाज़ का कोई जवाब नहीं आ रहा है। बट इवन एज ही टर्न बैक टवार्ड्स द हाउस, लेकिन जैसे ही वो वापस घर की तरफ मुड़ा, एंड डोज्ड ट्री, डोज ट्री यानी बचना, आगे पेड़ आ जाता तब झुककर उससे बचते हैं, साइड में होते हैं। या फिर क्रिकेटर बॉल फेंकता है तो बॉलर बॉल फेंकता है तो बैट्समैन कैसे नीचे बैठकर बॉल से बचता है, वो डोज कहलाता है। या अपनी तरफ कोई पत्थर फेंकता है तो अपन नीचे बैठते हैं, लेफ्ट राइट होकर कैसे बचते हैं। तो आगे पेड़ आया, अचानक वो पेड़ से बचा। ही कॉट साइट ऑफ जेनी, अचानक उसको जेनी की शक्ल दिखाई दी। जेनी उसकी बेटी का नाम है। लाइंग ऑन हर स्टमक बाय द पॉन्ड, जेनी अपने पेट के बल पर
पॉन्ड के पास, तालाब के पास लेटी हुई थी विद बुक अंडर हर नोज, उसकी नाक के नीचे, मुंह के नीचे एक किताब थी। जेनी वाज 12, जेनी 12 साल की थी एंड हैड लेटली टेकन फ्यूरियसली टू रीडिंग, और पिछले कुछ समय से पढ़ने में उसकी रुचि और बढ़ गई थी। पता नहीं क्या हो गया उसको। तो आपको भी जेनी की तरह रहना है, ठीक है ना, पढ़ाई में रुचि बढ़ानी है। वो 12 साल की है, आप उससे बड़े हो, तो पढ़ाई में डबल रुचि रखनी है। क्विक मेड फॉर द पॉन्ड विद लॉन्ग स्टेप, जैसे ही क्विक ने जेनी को पॉन्ड के पास उल्टी लेटे हुए देखा, वो उसकी तरफ तेजी से लॉन्ग स्टेप्स, लंबे कदम भरते हुए उसके पास गया, कॉलिंग, ये पुकारते हुए, हुलो हुलो, हेलो हेलो, जेनी हेलो, वेविंग, अपना हाथ हिला रहा था। जैसे कोई व्यक्ति दूर होता है तो अपन ये कहने के लिए हाथ हिलाता ना, देख भाई मैं इधर हूँ। बट जेनी मियरली टर्न्ड हर हेड स्लाइटली, लेकिन जेनी ने धीरे से अपना सिर घुमाया, पियर्ड एट हिम, अपने पिता की तरफ देखा, पियर यानी घूरना, थ्रू हर हेयर, दोनों तरफ उसके बाल लटके हुए थे जेनी के लंबे लंबे, और बालों के बीच में से उसने पीछे देखा, उसका पिता था। देन सी ड्रॉप्ड हर चीक ऑन द बुक एज इफ टू से एक्सक्यूज मी इट्स रियली टू हॉट, लेकिन जेनी ने कुछ नहीं कहा, बस उसने किताब के पन्नों को अपने गाल से लगाया, और मानो कि वो ऐसा कह रही हो कि ओ कितनी गर्मी है, देखो ना किताब भी गर्म हो गई। एंड नाउ ही सो कैट, फिर थोड़ी देर बाद रॉबर्ट क्विक अपनी दूसरी बेटी कैट को देखता है, अ ईयर ओल्डर, जो जेनी से 1 साल बड़ी है, यानी कि जेनी 12 साल की है तो कैट 13 साल की है। सी वॉज सिटिंग ऑन द स्विंग, स्विंग यानी झूला होता है, वो झूले पर बैठी थी, लीनिंग साइड वेज अगेंस्ट रॉप, रस्सी का झूला था और रस्सी के सहारे वो लटकी हुई थी, विद हर हेड डाउन, उसका सिर नीचे झुका हुआ था, अपेरेंटली डीप थॉट, डीप यानी गहरा, थॉट यानी विचार, वह अपने गहरे विचारों में डूबी हुई थी। हर बेयर लेग्स, नंगे पाँव, मीन्स उसकी छोटी फ्रॉक पहनी हुई है, नीचे से पाँव दिख रहे हैं, ब्लॉस्ट विद मड, कीचड़ से भरे हुए हैं, ले अलोंग द ग्राउंड, जमीन पर है उसके पाँव, कीचड़ से भरे हुए हैं, एंड 1 फुट हुक्ड ओवर द अदर, और एक पाँव दूसरे पाँव के ऊपर है। हर होल एयर वाज वन ऑफ लैंगर, बिल्कुल आराम से, शांति से वो बैठी है, एंड कॉन्सेंट्रेशन टू हर फादर्स हुलो, सी आंसर्ड ओनली इन अ फेंट मफल्ड वॉइस, हुलो डैडी, उसके डैडी ने उसको हेलो कहा, लेकिन उसने अच्छे से जवाब नहीं दिया, केवल उसने धीमी आवाज़ में कहा हुलो डैडी, ऐसे बोलते ना अपना हुलो, एक तो जोर से होता हेलो और एक हुलो, तो ऐसे हुलो डैडी कहकर उसने उनको पुकारा। हुलो कैट, बट ही सेड नो मोर, फिर से रॉबर्ट क्विक ने कैट को हेलो कैट कहा, लेकिन अब उसने हेलो कहना बंद कर दिया क्योंकि कैट ने कोई जवाब नहीं दिया, एंड डिड नॉट गो नियर, और वो कैट के पास भी नहीं गया क्योंकि उसकी बच्ची ने उसको सही रिस्पॉन्स नहीं दिया, सही जवाब नहीं दिया। क्विक नेवर आस्क्ड फॉर अफेक्शन फ्रॉम हिज गर्ल्स, क्विक कभी भी अपने बच्चियों से प्रेम की उम्मीद नहीं करता था। प्रेम की उम्मीद मतलब होता ना कि हम अपनी बच्चियों से प्रेम करते हैं तो बच्चियां भी हमसे प्यार करें, तो ऐसी उम्मीद वो बिल्कुल नहीं करता था। ही डिस्पाइज, डिस्पाइज यानी नफरत करना, फादर्स हु फ्लर्टेड विद द डॉटर्स, वो उन पिताओं से नफरत करता है जो अपनी बच्चियों के साथ फ्लर्ट करते हैं, उनसे प्रेम की उम्मीद करते हैं। हु एनकरेज देम टू लव, जो अपनी बच्चियों से खुद से प्रेम करने के लिए एनकरेज करते हैं, लेकिन रॉबर्ट क्विक ऐसा व्यक्ति नहीं था। दे वर नेचुरली इम्पल्सिव एंड अफेक्शनेट, क्योंकि लड़कियां जो है प्राकृतिक रूप से इम्पल्सिव है, प्राकृतिक रूप से उनके अंदर लगाव की, प्यार की भावना होती है, उन्हें ये सिखाने की आवश्यकता नहीं है कि पिता को कैसे प्रेम किया जाए, ये उन बच्चियों के अंदर नेचुरल क्वालिटीज़ होती हैं, तो हमें उनको दिखाने की आवश्यकता नहीं है। उनको प्रेम करना सिखाना सूरज को दिया दिखाना जैसा है। जेनी हैड मूड्स ऑफ पैशनेट डिवोशन स्पेशली इन लास्ट मंथ्स, जेनी का जो बिहेवियर है धीरे धीरे समर्पण का भाव पैदा हो रहा है उसमें, हर चीज़ में, चाहे पढ़ाई हो या कोई भी हो। स्पेशली पिछले कुछ महीनों में उसके व्यवहार में बदलाव आ रहा है, जैसा कि पार्ट का नाम भी है ग्रोइंग अप, बड़े होना, तो उसके व्यवहार में बदलाव आ रहा है। सी वाज ग्रोइंग अप, क्योंकि जेनी बड़ी हो रही थी, ना केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से। देखिए जरूरी नहीं है कि कम उम्र का है तो वो अनुभवी या मैच्योर नहीं हो सकता, हो सकता है। कई बार बड़ा व्यक्ति 60 साल का 70 साल का होता है लेकिन फिर उसमें भी बुद्धि नहीं होती है,
वो भी बच्चों जैसा होता है, जबकि एक छोटा 15 साल का बच्चा भी 50 साल की उम्र जितना ज्ञान रख सकता है। तो ये बच्चियां भी बड़ी हो रही थी, मैच्योर हो रही थी, ग्रो अप हो रही थी। ही थॉट, ऐसा रॉबर्ट क्विक को लग रहा था, मोर क्विकली देन कैट, और उसको ऐसा लग रहा था कि कैट की बजाय जेनी ज़्यादा मैच्योर हो रही थी। इसका मतलब ये नहीं है कि जेनी कैट से बड़ी हो जाएगी, उम्र में तो वो छोटी रहेगी, लेकिन मेंटली मैच्योर वो कैट से ज़्यादा हो रही है। शी वॉज गोइंग टू बी एन एक्साइटिंग वूमन, ऐसा लग रहा था कि जेनी बड़ी होकर एक बहुत ही अच्छी उत्साहित औरत बनेगी। स्ट्रॉन्ग इन ऑल फीलिंग्स, उसकी भावनाएं बड़ी स्ट्रॉन्ग होगी। इंटेलिजेंट, वो इंटेलिजेंट होगी। रिफ्लेक्टिव, वो हर चीज़ को सोच विचार कर करेगी। वेल जेनी, ही सेड, फिर उसने कहा वेल जेनी व्हाट आर यू रीडिंग नाउ, उसने जेनी से पूछा बेटा क्या पढ़ रहे हो। बट द चाइल्ड आंसर्ड ओनली बाई ए स्लाइट रिगल ऑफ हर बिहाइंड, लेकिन जेनी ने कोई जवाब नहीं दिया, केवल अपना आधा शरीर हिलाया और बस आगे कुछ जवाब नहीं दिया। क्विक वॉज अम्यूज्ड एट हिज ओन डिसअपॉइंटमेंट, क्विक बड़ा निराश था क्योंकि उसे उम्मीद थी कि जब वो अपने बच्चियों से मिलेगा तो उसकी बच्चियां उसका स्वागत करेगी, उसके गले मिलेगी, उसके पाँव पे लटकेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसकी बच्चियों ने उसकी सारी भावनाओं को दरकिनार कर दिया, उसको निराश कर दिया। He said to himself, children have no manners, but at least they are honest, they never pretend. उसने मन में सोचा कि मेरी बच्चियों के अंदर कोई मैनर्स नहीं है, कोई संस्कार नहीं है, लेकिन चलो अच्छा है, कम से कम वो ईमानदार तो है। अगर वो मुझसे बात नहीं करना चाहती तो ठीक है, बात नहीं कर रही, झूठा दिखावा तो नहीं करती। कुछ लोग होते हैं ना, अंदर से तो बुरे होते हैं और बाहर से अच्छा बनते हैं, हेलो हाय नमस्कार ऐसा बोलते हैं और पीठ पीछे कहते हैं अच्छा इसको देखना पड़ेगा। लेकिन बच्चे मन के सच्चे होते हैं, अगर बाहर से खुश होंगे, अंदर से खुश होंगे तो बाहर से भी खुश होंगे, और अंदर से उदास होंगे तो बाहर से भी उदास होंगे। अंदर से वो आपसे बात नहीं करना चाहेंगे तो बाहर से भी चुप रहेंगे। वो ऑनेस्ट होते हैं, वो ईमानदार होते हैं, जैसे कि आप सब लोग। आप सब लोग भी बहुत ईमानदार हो, ऑनेस्ट हो। ही फेस्ड हिमसेल्फ डेक चेयर, वो एक बड़ी चेयर लेकर आता है, एंड द मॉर्निंग पेपर, और हाथ में सुबह का न्यूज़पेपर लेकर आता है, विच ही हैड हार्डली लुक्ड एट बिफोर हिज अर्ली स्टार्ट ऑन द रोड। आज उसने अखबार बिल्कुल नहीं पढ़ा क्योंकि वो कार चलाने में बिजी था घर आने के लिए। ही वुड मेक द बेस्ट ऑफ थिंग्स, अब वो समय का सदुपयोग करना चाहता है, अखबार पढ़ के अपना समय का सदुपयोग करेगा वो। एट 52, वो कितने साल का है रॉबर्ट क्विक? 52 साल का। हैविंग लॉस्ट मोस्ट ऑफ हिज इल्यूजन, उसके मन में कई भ्रम थे, वो भ्रम टूट गया। ही वॉज गुड एट मेकिंग द बेस्ट ऑफ थिंग्स, उसको ऐसा लगता था कि वो हर चीज़ को बेस्ट बना सकता है, लेकिन ये उसका भ्रम था जो उसको आज पता चल गया। इट्स अ लवली डे ही थॉट, फिर उसने मन में सोचा आज बड़ा प्यारा दिन है। आई एम फ्री टिल संडे नाइट, और मैं संडे की रात तक बिल्कुल बिजी हूँ, क्योंकि वो सैटरडे शाम को घर आया, संडे की छुट्टी होती है, संडे की रात को यहीं रहेगा, मंडे को सुबह निकल जाएगा नौकरी के लिए, तो संडे की रात तक वो फ्री है। ही लुक्ड राउंड हिम एज ही ओपन द पेपर, उसने जैसे ही पेपर खोला पढ़ने के लिए, उसने चारों तरफ देखा, एंड फेल्ट अगेन द प्लेजर ऑफ द गार्डन, और अचानक अपने बगीचे को देखकर वो मन ही मन खुश हुआ कि आहा कितना प्यारा जंगल है मेरा, है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू होना। वॉट ए जॉय एट लास्ट टू बी एट पीस, कितना मज़ा आता है जब आदमी शांति से अपने बगीचे में बैठता है, जैसे रॉबर्ट क्विक बैठा है और जैसे कि आप शांति से पढ़ रहे हो। एंड द मियर प्रेजेंस ऑफ द चिल्ड्रन वाज अ प्लेजर, और उससे भी बड़ा आनंद, आपके बच्चे आपके सामने बैठे हो, वो शांति से खेल रहे हो और आप उनके सामने आराम से बैठे हो, इससे बड़ा आनंद और क्या हो सकता है। नथिंग कुड डिप्राइव हिम ऑफ डैट, डिप्राइव यानी वंचित करना, इस आनंद से उसको कोई वंचित नहीं कर सकता। ही वॉज होम अगेन, क्योंकि अब रॉबर्ट क्विक वापस घर आ गया है काफ़ी दिनों बाद, और जब आदमी नौकरी से काफ़ी दिनों बाद घर आता है तो कितना खुश होता है, उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हो। वो अपने परिवार के साथ आता है, उनसे बातें करता है, अपने घर को निहारता है, उसकी भावनाएं, पुरानी भावनाएं फिर से जो है उद्वेलित हो जाती है। इसी तरह रॉबर्ट क्विक के साथ भी यही हो रहा है। तो स्टूडेंट्स,
आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी पार्ट हम कल पढ़ेंगे। अगर आज तक अभी तक जो हमने इस पार्ट में कुछ भी पढ़ा है, अगर इसमें कोई डाउट हो, इसमें कोई शंका हो, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज से, कॉल के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपकी हर एक डाउट को मैं दूर करने का अपना भरसक प्रयास करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि जितना हो सकता है मुझसे उतना जल्दी आपका कोर्स कराने का प्रयास करूंगा। थैंक यू वेरी मच।